सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग किस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स का वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा का हमने फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, इवन थर्ड एक्सरसाइज भी हमने कर लिया था और फोर्थ एक्सरसाइज हमने स्टार्ट भी कर लिया था। लेकिन फोर्थ एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले ये जो एग्जाम्पल नंबर 19 है और ये जो एग्जाम्पल नंबर 20 है, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ देता है कि इसको प्रूव करो करके, या फिर इसी के नाम दे देगा कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटीज क्या होती है बताओ करके, या ट्रायंगल इनइक्वालिटीज क्या होती है ये बताओ करके। तो देखो, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटीज क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर है ए और बी, तो ए और बी वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, ये हमेशा लेस देन होगी या इक्वल होगी किसके, मॉड्यूलस ऑफ ए और मॉड्यूलस ऑफ बी की। प्रैक्टिकली अगर आप कोई भी दो वेक्टर लेकर सॉल्व करोगे तो आपको हमेशा ये मिलेगा, लेकिन आपको प्रूफ करना है कि हाँ ये हर केस में जो है हो सकता है करके। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। अब यहां से देखो, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी होगी क्लास 11th में, तो आपको पता होगा कि cos थीटा की जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, -1 और 1 के बीच में वेरी करती है। मतलब मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा विल बी आइदर, तो cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1, और 1 से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। तो इसका मतलब यहां पर मैं ये जो इक्वल है इसको चेंज करके ऐसा भी तो लिख सकता हूं। अच्छा, a डॉट b जो है ये हमेशा आपको क्या देगा, एक स्केलर वैल्यू ही देगा। अगर ये एक स्केलर वैल्यू देगा तो मैं क्या यहाँ मॉड्यूलस पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। सो वेक्टर a इंटू वेक्टर b अपॉन में ये जो हमारे पास है मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b, इसकी भी वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू ही 1 या 1 से छोटी है, तो इसका पूरा रेशियो जो होगा ये भी तो 1 या 1 से छोटी ही होगी। तो यहां पर फिर ये क्या होगा, ये जो है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a इंटू वेक्टर b, ये वाली वैल्यू यहां जाके क्या हो जाएगी, इंटू हो जाएगी। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, यही कंडीशन तो हमको मिलेगा ना कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ या मॉड्यूलस ऑफ a डॉट b इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ a इंटू मॉड्यूलस ऑफ b। तो यही है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटीज जो है, इसको हम लोग बोलते हैं। बहुत छोटा सा है, बस आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में अगर आए तो आपको पता ही ना हो। दूसरा होता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 20, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बोलता है फॉर एनी टू वेक्टर्स a एंड b वी ऑलवेज हैव मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a प्लस b is less than equals to modulus of a plus modulus of b which is also known as triangle inequality। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज जो है हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इसी का दूसरा नाम होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटीज करके। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द ट्रायंगल इनइक्वालिटीज इन वेक्टर अलजेब्रा, प्रूव दैट, या फिर आपको इस फॉर्म में बोलेगा कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट्स या मॉड्यूलस ऑफ a प्लस b इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ कैसे करना है, ये स्टेटमेंट आप देख लेना, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, इसको लिखना चाहो तो भी सही है, नहीं लिखना चाहो तो भी सही है। ठीक है, यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, वी नो दैट मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b का होल स्क्वायर को मैं कैसा लिख सकता हूं, सिंपल ब्रैकेट a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर हमारे पास वेक्टर a और वेक्टर a होता है तो ये क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर होता है ना, तो सिमिलरली इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर वापिस से a प्लस b के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस b इंटू a प्लस b। अब मैं यहां पर क्या यूज करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है मैं यहां पर यूज करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो a का इंटू a के साथ होगा, a का इंटू b के साथ होगा, b का इंटू a के साथ होगा और b का इंटू b के साथ होगा। सो a इंटू a कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मॉड्यूलस ऑफ a स्क्वायर, b इंटू b कन्वर्ट हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ b स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी से हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज a इंटू b और b इंटू a दोनों सेम होते हैं, तो ये दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 2ab हो जाएंगे। फिर 2 को मैं यहां से बाहर ले सकता हूं। इसके बाद a डॉट b जो है वो क्या होता है, एक स्केलर वैल्यू ही होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट मॉड्यूलस ऑफ a इंटू b लिख सकता हूं। अभी अभी हमने एग्जांपल नंबर 19 में देखा है कि मॉड्यूलस ऑफ a इंटू b ये क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू a और b होता है।
तो इसीलिए देखो अभी तक ये दोनों इक्वल चलते आ रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ a इंटू बी को रिप्लेस किया इससे, तो यहाँ पर क्या आ गया देखो, लेस देन इक्वल्स। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो अब ये a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना, तो ये भी लेस देन इक्वल्स हो जाएगा। अब देखो दोनों साइड हमारे पास क्या था, एक साइड था हमारे पास क्या, मॉड्यूलस ऑफ a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b था, मतलब स्क्वायर था, और दूसरे साइड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये वैल्यू थी ना, देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये वैल्यू है, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, मॉड्यूलस ऑफ a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b का स्क्वायर, दोनों साइड से स्क्वायर स्क्वायर गायब हो जाएंगे, तो हमारे पास फिर क्या बचेगा, ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास बचेगी। ठीक है, ये दोनों चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं सीधा हमारे एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का हमने एक दो क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिया था, कैसे निकाला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का, ये हमने निकाला था। इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 10.4 पे। तो हाँ, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये तो हमने सॉल्व कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी वेयर a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक यूनिट वेक्टर निकालनी है जो कि क्या हो, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस बी और a माइनस बी। आपके पास देखो जस्ट फॉर एग्जांपल है, मान लो ये आपके पास एक वेक्टर है a, ये आपके पास एक वेक्टर है b। ठीक है, अगर आप a प्लस बी निकालोगे तो कहीं ना कहीं आपको a प्लस बी जो है कुछ इस तरीके से मिलेगा। अगर आप a माइनस बी निकालोगे तो a माइनस बी जो है कहीं ना कहीं आपको इधर मिलेगा। ठीक है, तो यहां आ जाएगा a माइनस बी। तो a प्लस बी, मैं रफली बता रहा हूं, डायरेक्शन ऐसा नहीं होगा, मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा, रफली बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो a प्लस बी का डायरेक्शन इधर आएगा, a माइनस बी का डायरेक्शन इधर आएगा। आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि कैसा होना चाहिए, इन दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब इस पर भी परपेंडिकुलर हो, इस पर भी परपेंडिकुलर हो। तो लेट से वो जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो उसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, और ये जो ब्लू कलर का जो वेक्टर है ना, वो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों वेक्टर के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये वेक्टर कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो वेक्टर है a और b, और अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो जो तीसरा वेक्टर निकल कर आएगा c, वो दोनों के ही साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब इनडायरेक्टली सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आप a प्लस बी निकालो, a माइनस बी निकालो और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा, फिर उस वेक्टर का आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। जैसे एक वेक्टर a था, एक वेक्टर b था, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा c। अब इस c का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो c का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, फुल वेक्टर अपॉन में उसका मॉड्यूलस। तो उसी तरीके से अभी हमको पहले करना है a प्लस बी, a माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर जो वेक्टर निकल कर आएगा ना उस वेक्टर का हमको निकालना है यूनिट वेक्टर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि दोनों वेक्टर से अगर परपेंडिकुलर निकालना होता है, इसका मतलब दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना रहता है हमको। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोगों के पास जो वैल्यूज गिवन है, तो गिवन दैट वेक्टर a इज इक्वल टू कितना है, देखो हमारे पास 3i प्लस 2j प्लस 2k, 3i प्लस 2j प्लस 2k, और वेक्टर b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, i प्लस 2j माइनस 2k, i प्लस 2j माइनस 2k। तो सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं a प्लस बी, और मैं इसका a प्लस बी इतना बड़ा नाम ना लिखकर मैं इसको दे देता हूं मान लो वेक्टर c। ठीक है, मतलब a प्लस बी जो भी निकल कर आएगा उसको हम लोग जानेंगे किस नाम से, c वेक्टर के नाम से। तो c वेक्टर कैसे निकलेगा, दोनों वेक्टर्स को कर देते हैं ऐड। तो 3i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i प्लस 2j माइनस 2k। सो i प्लस आई, 3i प्लस आई कितना हो जाएगा 4i, 2 प्लस k कितना हो जाएगा 4j, और 2 में से 2 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 0k जो है हमारे पास बचेगा। ठीक है,
तो ये आ गया हमारे पास वेक्टर सी। एंड हमको a माइनस बी चाहिए, तो लेट से उस वेक्टर का नाम है d, और d कैसे निकल कर आएगा, a माइनस बी वेक्टर करने से, मतलब अभी दोनों वेक्टर को करना है हमको माइनस। तो 3i प्लस 2j प्लस 2k माइनस i प्लस 2j माइनस 2k। अब जब हम लोग इन दोनों को निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, वेक्टर d, और 3 में से जब 1 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 2i, 2j में से 2j जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 0j, और प्लस 2, ये माइनस और माइनस हो जाएंगे, प्लस तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4k। तो ये है हमारे पास वेक्टर d। अब हमको इन दोनों वेक्टर्स मतलब c और d पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए, मतलब अभी हमको निकालना है c क्रॉस d, तभी तो हमको परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। तो वेक्टर c क्रॉस वेक्टर d। आप चाहो तो c और d नाम ना देना चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप मत बोलना कि सर ये सी डी कहां से आ गया, इसका मतलब यही है, बस नाम को बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े करके सी और डी नाम हमने दिया हुआ था। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, तो आई जे और के। सी में देखो यहां पर कितना है, 4 4 0, यहां है 2 0 4। तो जब आप आई वेक्टर निकालोगे तो 4 4 जा कितना आ जाएगा, 16 माइनस 0। फिर यहाँ आएगा j, 4 4 जा 16, यहाँ भी आ जाएगा। फिर जब आप निकालोगे k तो ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा माइनस 8। तो ये हो जाएगा 16i माइनस 16j माइनस 8k। तो ये वो वेक्टर है जो c और d के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या निकालना है, एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो लेट से इस वेक्टर का नाम कुछ दे देते हैं सी डी ई, लेट से ये है हमारा वेक्टर ई। ठीक है, अब हमको इसका यूनिट वेक्टर जो है चाहिए, मतलब आपको ई कैप चाहिए। तो ई कैप कैसे निकलेगा, फुल वेक्टर अपॉन में मॉड्यूलस। ध्यान रखना यहाँ पर ई जो है बस मैं नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया हूं ना, सी क्रॉस डी का। तो यहाँ पर क्या आएगा, फुल वेक्टर हमारे पास 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन में 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256, 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 16i 16j 8k और इसका जो स्क्वायर रूट है ये हमारे पास आएगा 256 प्लस 256 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 64। तो ये हो जाएगा 576। अब 576 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 576 आई थिंक 24 का होता है, 576 हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। तो 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन में 24। अब न्यूमरेटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 2i माइनस 2j माइनस k अपॉन में 24। 8 1 जा 8 3 जा, तो आंसर कितना आया, 2 अपॉन में 3i 2 अपॉन में 3j माइनस 1 अपॉन में 3k। ये हमारे पास क्या है, उस क्वेश्चन का जो है आंसर है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का। नाउ अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ अ यूनिट वेक्टर a makes an angle pi by 3 with I, pi by 4 with j and an acute angle theta with k, then find the theta and hence the component of a। देखो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक वेक्टर है जो कि एक यूनिट वेक्टर है। इतना इंफॉर्मेशन से मैं क्या ये बोल सकता हूं कि मॉड्यूलस ऑफ a जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि a एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब देखो यूनिट वेक्टर में मैंने आपको बताया था जब हम लोग डायरेक्शनल कोसाइन पढ़ रहे थे, तो जो नॉर्मल वेक्टर होता है
नॉर्मल वेक्टर में आई, जे और के के जो कंपोनेंट्स होते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स जो होते हैं, वो डायरेक्शनल रेशियो को बताते हैं। और यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं ना, मतलब आई, जे और के के जो कोएफिशिएंट होते हैं यूनिट वेक्टर के, वो डायरेक्शनल रेशियोज को बताते हैं। मतलब डायरेक्शनल रेशियोज का मतलब क्या होता है, जो भी एंगल दिया रहेगा उसका कॉस दिया है। इसका मतलब क्या मैं वेक्टर ए को ऐसा लिख सकता हूं क्या कि आई के साथ वो π/3 बना रहा है, तो अगर मैं इसका कॉस ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल रेशियो हो जाएगा। और यूनिट वेक्टर में इसको ए वेक्टर नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ए कैप लिखेंगे, क्योंकि ए कैप में जो आई का कोएफिशिएंट होता है ना, वो डायरेक्शनल कोसाइन होता है। तो अभी एंगल दिया है तो कोसाइन कैसे निकलेगा, कॉस ले लो। मतलब समझ में आया ना, जैसे मान लो अगर हमारे पास एक यूनिट वेक्टर होता ए कैप, जिसकी वैल्यू होती 2i + 3j + 4k, तो ये यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पर cos अल्फा, मान लो एंगल जो बन रहा है cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा है, तो cos अल्फा की वैल्यू 2 होती, cos बीटा की वैल्यू 3 होती, cos गामा की वैल्यू जो है 4 होती। तो सिमिलरली अभी हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है a, और उसका i के साथ जो एंगल बन रहा है π/3, तो अगर इस एंगल का मैं cos ले लूंगा तो ये डायरेक्शनल रेशियो हो जाएगा, डायरेक्शनल कोसाइन हो जाएगा। और किसी भी यूनिट वेक्टर में i का जो कोएफिशिएंट होता है डायरेक्शनल कोसाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा। फिर j के साथ कितना बना रहा है, π/4, तो ये हो जाएगा cos π/4j प्लस cos थीटा, तीसरे के साथ थीटा एंगल बना रहा है k। अब देखो ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू बताओ करके। एक चीज देखो, जब यूनिट वेक्टर हम लोग लेते हैं तो उसका जो मॉड्यूलस होता है, मैंने ऊपर बताया कि उसका मॉड्यूलस कितना होता है, 1 होता है। तो जो अभी मेरे पास है, अगर मैं इसका मॉड्यूलस ले लूं, या इसी को मैं सिंप्लीफाई करता हूं, जैसे cos π/3, cos π/3 मतलब cos 60, cos 60 कितना होता है, 1/2i, cos π/4 मतलब 45, 45 कितना होता है, 1/2√2, और ये हो जाएगा cos थीटा इंटू k। तो ये है यूनिट वेक्टर। तो सिंस a इज अ यूनिट वेक्टर, तो a अगर एक यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स उसका जो मॉड्यूलस ऑफ a होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो मैं a का मॉड्यूलस लेता हूं, तो 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर, 1/√2 है तो 1/√2 का स्क्वायर, प्लस cos थीटा है तो cos थीटा के स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, 1/2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा है, सॉरी स्क्वायर है, तो ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 3/4, 4 1 4 -1 मतलब 1/4 आएगा। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 है ना, तो cos थीटा की वैल्यू 1/2, और 1/2 कौन से एंगल की वैल्यू होती है, π/3, तो थीटा कितना है, π/3। बस आपको यहाँ पर मिल गया, हेंस द थीटा इज π/3। तो यहाँ पर आप थीटा की जगह क्या लिख देना है, थीटा की जगह π/3। उसके बाद उसके कंपोनेंट भी बताने हैं, तो बता दो भाई, ये 1/2i होगा, 1/√2j होगा, cos π/3 कितना होता है, 1/2, और ये हो जाएगा k। तो ये वो हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या बोला कि जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसमें i, j और k का जो भी कोएफिशिएंट होता है, वो कोएफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करता है, वो कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है उसके डायरेक्शनल कोसाइन को। तो अभी हमारे पास एंगल दिया था, तो मैंने उसको i के साथ फिट कर दिया कि i के साथ जो भी रहेगा यूनिट वेक्टर में वो डायरेक्शनल कोसाइन को बताएगा, इसीलिए हमने एंगल दिया था तो cos π/3, cos π/2 ये सब ने किया। और उसके बाद यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस 1 होता है, तो उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पर 1 रखा और हमने थीटा की वैल्यू फाइंड की। जैसे ही हमको थीटा मिल गया, उसके बाद क्वेश्चन में बोला था कि आप एक काम करो, स्केलर कंपोनेंट भी बता दो। स्केलर कंपोनेंट 1/2, 1/√2 और 1/2 जो है स्केलर कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा कंप्लीट हो गया, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो, so that a minus b into a plus b is equal to 2 times of a cross b
लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर जो है सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर 4, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो टेकिंग LHS, तो LHS है हमारे पास वेक्टर A माइनस वेक्टर B इंटू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब इन दोनों के बीच में क्या दिया हुआ है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट दिया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो A का जब A के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, A क्रॉस A, फिर A का जब हम लोग B के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा A क्रॉस B, फिर B का जब A के साथ करेंगे तो ये होगा वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, और जब B का B के साथ हो तो B क्रॉस B। अब आपको पता होगा कि अगर सेम सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जीरो हो जाता है, I इंटू I जीरो होता है, तो A इंटू A भी जीरो हो जाएगा, B इंटू B भी जीरो हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना आप, अगर आपके पास B क्रॉस A है और उसको अगर आप A क्रॉस B बनाना चाहते हो तो बस आपको सामने में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। ये माइनस तो ओरिजिनल जो आया था वो है, हमने B क्रॉस A को जब उल्टा करना है तो ये हो जाएगा, ये माइनस इसके कारण से आया। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो यहां बचेगा A क्रॉस B प्लस यहां बचेगा A क्रॉस B। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर A वेक्टर B, विच इज RHS। कंप्लीट हो गया यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो, फाइंड द लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k इंटू, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पर, i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के इज इक्वल टू 0। तो इसको यहीं पर करते हैं। देखो अभी हमको क्या करना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मतलब i j और k। तो पहले वाले में देखो i का कोएफिशिएंट 2 है, 6 है और यहाँ 27 है, ठीक है। फिर दूसरा जो वेक्टर है वो है हमारे पास i का कोएफिशिएंट 1 है, j का कोएफिशिएंट लैम्डा है और k का कोएफिशिएंट म्यू है, इज इक्वल टू 0 हमको गिवन है। तो इसका एक्सपांशन करते हैं R1 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ आएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, फिर माइनस j, यहाँ आ जाएगा 2 म्यू माइनस 27, ठीक है। फिर प्लस के यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो 0 है, इसका मतलब मैं इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 0i प्लस 0j प्लस 0k लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दोनों साइड में i j और k का जो कोएफिशिएंट है, i j और k के कोएफिशिएंट को हम लोग करते हैं कंपेयर। तो जब i j और k के कोएफिशिएंट को हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या क्या वैल्यूज मिलेगी, देखो। तो अगर मैं k के कोएफिशिएंट को कंपेयर करता हूं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर i के कोएफिशिएंट को कंपेयर करता हूं तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 6 म्यू माइनस 27 यहाँ जाकर कितना हो जाएगा, प्लस 27, और ये हो जाएगा 27 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 3 है, इधर है हमारे पास 6 म्यू, 1 जा और ये 2 जा, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 27 अपॉन में 2 आएगी। तो ये हमारे पास दोनों क्या हो गए, वैल्यूज जो है हो गए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, देखो, गिवन दैट, ये बिल्कुल इससे पहले वाले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन हमारे पास था, सेम क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज 10.3 में भी था, ठीक है। ये भी आंसर भी सेम टू सेम ही होगा। देखो क्या बोल रहा है कि अगर कोई दो वेक्टर हैं आपके पास, वेक्टर A और वेक्टर B, और अगर दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो है 0, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0, एंड A क्रॉस B इज ऑल्सो 0, ठीक है। A डॉट B भी 0 है, A क्रॉस B भी 0 है। यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर A एंड B। तो A और B के बारे में आप क्या कंक्लूजन दे सकते हो, देखो सिंपल सा है, अगर A डॉट B अगर 0 है, A डॉट B इज इक्वल टू 0, मतलब इसके दो रीजन हो सकते हैं। क्या रीजन हो सकता है, या तो वेक्टर A 0 होगा
या वेक्टर बी जीरो होगा। दोनों में से कोई एक वेक्टर अगर जीरो है इसका मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। या दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो किस पर? वेक्टर बी पर। ये पहले वाले कंडीशन से। अगर ए क्रॉस बी अगर जीरो है, इसके भी दो रीजन हो सकते हैं, या तो वेक्टर ए जीरो होगा या वेक्टर बी जीरो होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो होगा तभी ना होगा। या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा की वैल्यू जीरो हो या थीटा की वैल्यू 180 हो। लेकिन कंडीशन तो दोनों के लिए सेटिस्फाइड करना चाहिए, मतलब आपको ऐसा कंक्लूजन देना है ए और बी का जो इसके लिए भी ट्रू हो इसके लिए भी ट्रू हो। ट्रू कौन सा दिख रहा है? दोनों में से कॉमन कंक्लूजन क्या है? ये। तो अगर ए डॉट बी जीरो है, ए क्रॉस बी जीरो है, इसका मतलब या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, क्योंकि यही वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है,